लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ाया था मैंने? लास्ट टॉपिक में मैंने पर्यावरण के अवयव, शायद ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। आज जो है आगे चलेंगे उससे, और आज मुझे पर्यावरण के तत्व, आज 3-4 टॉपिक हैं। तो पहले मैं टॉपिक आपको बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ाना है, और फिर इसके बाद आगे चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा। वैसे ये पर्यावरण के तत्व सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ। ठीक है। एक जानकारी मैं आप लोगों की को दूंगा सेशन के समाप्ति के बाद, तो आप लोग उसे भी ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं विषय वस्तु को। पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो बहुत बेसिक स्तर पे अभी आधारभूत सेशन ही चल रहे हैं, और फिर मैं आऊँगा आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। तो आज के टॉपिक में पर्यावरण के अवयव तक पढ़ लिया था, पर्यावरण के तत्व पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वैसे मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ मैं। पर्यावरण के तत्व मैंने एक ग्राफ बनवाया था ना आप लोगों के, उसी ग्राफ की विषय वस्तु ही है एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट हैं उसको आप समझिएगा। मान लो कभी पूछ लेता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको जानकारी रहे, ऐसा ना रहे कि आप लोगों को जानकारी ना रहे। तो एनवायरनमेंट जो है आपको वो पता होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है पर्यावरण का प्रकार। तो मैं नॉर्मली पर्यावरण का प्रकार आपको बता दूंगा, पर्यावरण का प्रकार। ठीक है, ये भी मैं आमतौर पे उस ग्राफ में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे अब मुझको क्लासीफाई करना है इसको। इसके बाद एक चीज़ ये है, मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है। मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है? तो मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध, ये टॉपिक। और एक टॉपिक मैंने आप लोगों को शायद ये लिखवाया था, अभी शायद मैंने इसे करवाया नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, और इसके बारे में भी कुछ लिख लीजिएगा। ये है होलिज्म इन इकोनॉमी, यानी परिस्थितिकी में संगठन स्तर। पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, संगठन स्तर। और एक टॉपिक है पर्यावरण जन जागरूकता, पर्यावरण जन जागरूकता, जन जागरूकता, पर्यावरण जन जागरूकता। इतने टॉपिक पे हमारी चर्चा होनी है। ये टॉपिक आपने लिख लिए होंगे, है ना। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पर्यावरण के तत्व। पहला टॉपिक डाल लीजिए पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व, एलिमेंट्स। तो पर्यावरण में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहले हैं जैविक तत्व, यानी जो जिंदा हैं, और दूसरे हैं अजैव तत्व, यानी कि जो जिंदा नहीं है। तो 2 प्रकार के तत्व हैं, जैविक तत्व कौन से हैं और अजैविक तत्व कौन से हैं, ये चीज़ें बताएंगे। तो पहला आपका टॉपिक है पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण के तत्व। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या है, इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगा। तो पर्यावरण के की संरचना या एलिमेंट्स के तौर पे इसको 2 समूहों में बांटा जाता है। 2 प्रकार के तत्व हैं। पहला है जैव तत्व, जैव तत्व, और दूसरा है अजैव तत्व, अजैव तत्व, यानी जो सजीव हैं और ये आपकी निर्जीव हैं, यानी जिनमें जीवन की संभावना नहीं है, निर्जीव हैं, सजीव और निर्जीव। ठीक, अब सबसे पहले आप लोग डाल लीजिए हेडिंग अजैव तत्व। सबसे पहले आप लिख लीजिए अजैव तत्व। तो अजैव तत्व में मैं आपको बस नाम लिखवाना है, अजैव तत्व कौन कौन से हैं, और इनको कई कैटेगरी में मैंने बांटा है, तो कैटेगरी भी लिखते जाइएगा। सबसे पहले लिख लीजिए अजैव तत्व में स्थलीय तत्व समूह। अजैव तत्व में है स्थलीय तत्व समूह, अजैव तत्व में है स्थलीय तत्व समूह। तो स्थलीय तत्व में है पर्वत, ढाल, उच्चावच, पर्वत, ढाल, उच्चावच। ठीक है, ये आपके कैसे हैं, स्थलीय तत्व है, पर्वत, ढाल, उच्चावच। जलीय स्रोत, दूसरे नंबर पे हैं जलीय स्रोत, जलीय स्रोत।
ठीक है, जलीय स्रोत में कौन कौन से हैं? नदी, सागर, झील, भूमिगत जल, भूमिगत जल, ठीक है, ये आपके जलीय स्रोत हैं। तीसरा नंबर है आपका मृदा। मृदा, मृदा में क्या है? मृदा जल, मृदा जल, मृदा वायु, ठीक है, अन्य मृदा रूप, मृदा रूप। ये सब अजैव तत्व हैं, लेकिन पर्यावरण के तत्व हैं ना ये। जल, नदी, झील, सागर, जितने भी जलीय स्रोत हैं ये सब है। पर्वत, ढाल, उच्चवच, ये सब है। इसके बाद खनिज एवं चट्टाने, खनिज एवं चट्टाने, चट्टाने ये भी आपके अजैव तत्व हैं, ये भी लिख लीजिए। खनिज एवं चट्टाने, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इसमें लिख लीजिएगा धात्विक खनिज जिसमें धातु का तत्व पाया जाता है, धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का तत्व नहीं पाया जाता है। ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं ना, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? जीवाश्म। ये जितने भी हैं ये सब आपके खनिज और चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। चट्टानों के बारे में आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि कई प्रकार की, जब पृथ्वी बनी, गर्म से ठंडी हुई तो कई क्रम पे चट्टानें बनी। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, फिर आपकी क्रम से बताया गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, सारी चट्टानें आपको बताई गई हैं, है ना। विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें, टर्सरी क्रम की चट्टानें, ऐसे करके चट्टानें अलग अलग आपको बताई गई होंगी। इसके बाद अगले है भौगोलिक स्थिति आपकी। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या है? जो पर्यावरण का क्षेत्र है, या तो तटवर्ती हो सकता है, तटों वाला क्षेत्र हो सकता है। तट पाए गए ना हमारे यहाँ पे, मालाबार तट अलग है, कोरोमंडल तट अलग है, कन्नड़ तट अलग है, उत्तर सागर तट अलग है, तो तटवर्ती, ये भी तटीय क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र भौगोलिक स्थिति के आधार पर इसे बांट सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, है ना, स्थलीय तत्व समूह से ही ये अलग लेबल रखता है। जैसे बहुत सारे जो पूरा इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इन्वायरमेंट जो है वहाँ का, वो पर्वतीय क्षेत्रों में, वहाँ का अलग तरीके का तापमान है, उच्चवच है, वहाँ पे अलग तरीके का निवास स्थान है, तो पर्वतीय क्षेत्र। तटवर्ती, पर्वतीय, मैदानी, जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्र में हैं, है ना, यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट अलग तरीके का है। और क्या हो सकता है? पठारी, पठारी, तो अलग अलग तरीके से भी पर्यावरण का ये भी एलिमेंट होता है भौगोलिक स्थिति के आधार पे। अगला है जलवायविक, अगला है जलवायविक, वायविक, जलवायविक तत्व, ये सब अजैव तत्व हैं। जलवायु मतलब वायु, वायु ये भी जलवायु के अंतर्गत आएगी। सूर्य, सूर्य, सूर्य प्रकाश, सनलाइट मिलती है ना आपको, रवि प्रकाश, है ना, सूर्य प्रकाश, सनलाइट। आर्द्रता, आर्द्रता, वर्षा, तापमान, ये सब आपके क्या हैं? जलवायुविक तत्व हैं। और ये अजैव तत्व समूह में और भी बहुत सारी कैटेगरी हो सकती हैं। तो ये नॉन लिविंग है, यानी कि ये जीवन के तत्व नहीं है, लेकिन जीवन के तत्वों में सबसे सहायक कारक हैं। इन्हीं के उपस्थिति के कारण ही जीवन की संभावना हो पाई है। तो ये कैसे तत्व हैं? अजैव तत्व हैं। दूसरी हेडिंग ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखते ही आप मुझे कंफर्म जरूर कर दें कि आपने लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया आप सभी ने ये सारा। इसके बाद दूसरा है जैव तत्व। जैव मतलब सजीव तत्व, जैव तत्व यानी कि सजीव, सजीव जो जिंदा है। सजीव तत्वों के बारे में, सजीव में क्या है? इसके अंतर्गत आपका मानव है, मानव, ठीक है। मानव एक तरीके का क्या है? सामाजिक प्राणी। हम भी एक जानवर ही हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा मस्तिष्क का विकास ज़्यादा हुआ। हमने एक प्रकार का ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जो कि हमारे आधार पे चलता है। हमने मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है प्रकृति का, और इसके द्वारा ही पूरे पर्यावरण को नियंत्रित किया जाता है। इसको अच्छा और बेहतर दोनों बनाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो मानव के बाद अन्य जंतु, सभी जंतु, सभी जंतु। अब जंतुओं में हर तरीके के जंतु हो सकते हैं। जंतु, सरीसृप, 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 है ना। इसमें कैटेगरी क्या हो सकती हैं? जलचर, जलचर जो जल में रहने वाले जीव हैं,
है ना। नभचर पक्षी भी हो सकते हैं इसमें, जंतु और यहाँ पे डाल दे पक्षी, सरीसृप एवं पक्षी। नभचर, उभयचर, उभयचर, उभयचर मतलब जो नभ और जल ये सब में चलता हो, ठीक है। तो सबको एक है स्थलचर, जो स्थल में रहते हो, स्थलचर। जैसे मानव कैसा है, स्थलचर है, हम जमीन पे निवास करने वाले प्राणी हैं, ठीक है। तो मानव, जंतु, सरीसृप, पक्षी और क्या है, अगला है आपका वनस्पति। वनस्पति सभी प्रकार के पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये आपके जैव तत्वों में आते हैं। अब ये जो आपके वनस्पति है ये आपके स्वपोषी होते हैं, उत्पादक होते हैं, स्वपोषी कैटेगरी में आते हैं। अभी आगे चल के इनके बारे में चर्चा करेंगे कैसे होते हैं, उत्पादक, उत्पादक होते हैं। दूसरे आपके जो ये कैटेगरी आपकी, ये कैटेगरी क्या है, उपभोक्ता, यानी कि ये उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, है ना। उपभोक्ता यानी कि परपोषी, परपोषी दूसरों पर आश्रित है। यदि ये जो स्वपोषी हैं ये भोजन का निर्माण, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये दूसरों के भोजन पर आश्रित रहते हैं, तो ये आपके जैव तत्व हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ आपके इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स आपको समझ में आ गए कि इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स क्या हैं, आप आसानी से समझ गए इसको। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक लिख लीजिए, देखो लिखते जाओ तेजी तेजी से, ये टॉपिक समाप्त। बस ये थोड़ा मुझे इतना बताना था कि आके आपके दिमाग में क्लियर जो जाए कि इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स क्या है। अगला टॉपिक है आपका, वो है पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के प्रकार, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में पर्यावरण को बांटा गया है। सबसे पहला है अबायोटिक इन्वायरमेंट, यानी कि अजैविक पर्यावरण। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई जगह पे, कई किताबों में पर्यावरण के तत्व के तौर पे इसे दिया गया है, एलिमेंट्स आप, लेकिन ये नहीं, ये पर्यावरण का प्रकार है, ये पर्यावरण का प्रकार है। कितने प्रकार के पर्यावरण हो सकते हैं, है ना। तो पहला अजैविक पर्यावरण, अबायोटिक इन्वायरमेंट। दूसरा है जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, पर्यावरण। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण। पर्यावरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है मानव के लिए, खासकर मानव या किसी भी जीव जंतु के लिए। अब अजैविक पर्यावरण में क्या है, अजैविक पर्यावरण की रचना भौतिक और रासायनिक दोनों तत्वों से होती है। इसकी रचना कैसे होती है, बनता कैसे है, लिख लीजिए इसमें। अब लिखते जाइए, पहली हेडिंग डालिए अजैविक पर्यावरण, पहली हेडिंग डालिए अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण लिखिए। अजैविक पर्यावरण की रचना, अजैविक पर्यावरण की रचना, अजैविक पर्यावरण की रचना भौतिक और रासायनिक दोनों तत्वों से होती है। अजैविक पर्यावरण की रचना भौतिक एवं रासायनिक दोनों तत्वों से होती है। अजैविक पर्यावरण की रचना भौतिक एवं रासायनिक दोनों तत्वों से होती है। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायुक तत्व भी इसकी रचना में योगदान देते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायुक तत्व भी इसकी रचना में योगदान देते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायुक तत्व भी इसकी रचना में योगदान देते हैं। भौगोलिक स्थिति एवं जलवायुक स्थिति भी इसकी रचना में योगदान देते हैं। तो मैंने अजैविक आपको भी पढ़ाया था, बताया था, वो एलिमेंट्स ही हैं, उसी के बारे में यहाँ पर एक प्रकार बना दिया गया उसका पूरा का पूरा, ठीक है। एक पूरा का पूरा प्रकार बना दिया गया। आगे बढ़िए, दूसरा डालिए जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। अब जैसे कि अजैविक पर्यावरण में मैंने बताया भौतिक और रासायनिक तत्व है, तो भौतिक तत्वों के अंतर्गत क्या आएगा, भौतिक तत्व यानी जो दिखाई दे। मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, फिजिक्स वो चीज़ है जो हमें दिखाई देती है, जिसे छू सकते हैं। यांत्रिक चीज़ें जो हमें दिखाई देती, केमिस्ट्री क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। रसायन विज्ञान आपको दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, लेकिन वो रिएक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि भौतिक चीज़ों में क्या क्या दिखाई देता है आपको, स्थल दिखाई देता है, जमीन का टुकड़ा दिखाई देता है ना,
जल दिखाई देता है आपको, जल दिखाई देता है, वायुमंडल का हिस्सा दिखाई देता है, अंतरिक्ष आप देख पाते हैं ना, तो ये भी आपका इससे जुड़ा हुआ हो गया। इसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, ये भी आपको दिखाई देता है। मैं कहूँ कि सूर्य के प्रकाश से ही हम सब कुछ देख पाते हैं। तापमान, ये अनुभव की चीज़ है, तापमान वैसे दिखाई नहीं देता लेकिन तापमान भी आप समझते हैं। तो फिजिक्स के अंतर्गत आपका मिट्टी, नदी, सागर, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब चीज़ें आती हैं। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है? विभिन्न गैसेज आती हैं। वैसे जल भी आता है, केमिस्ट्री के अंतर्गत जल भी आता है। जल भी एक क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना एक निश्चित 2:1 का रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, है ना, 2:1 का। तो जल है हो गया आपका, विभिन्न गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, सल्फर, ये जितनी भी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये सभी गैसें जितनी होती हैं सब केमिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। और इसी के माध्यम से जो आयन सांद्रता होती है, यही सब मिलाकर इन्वायरमेंट की रचना करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया, और रासायनिक कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ लिखवाएंगे, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, हर चीज़ नहीं लिखवाऊंगा। और जो आपका अगला है जैविक पर्यावरण, बायोटिक इन्वायरमेंट, इसके बारे में लिख लो, इसके बारे में लिख लो, बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में लिखिए। जैविक पर्यावरण की संरचना जीवों द्वारा होती है। जैविक पर्यावरण की संरचना जीवों द्वारा होती है, जीवों द्वारा होती है। इसमें वनस्पति और जंतु सम्मिलित होते हैं, इसमें वनस्पति और जंतु सम्मिलित होते हैं, इसमें वनस्पति और जंतु सम्मिलित होते हैं। इसमें मानव सबसे महत्वपूर्ण कारक के तौर पे उपस्थित होता है, इसमें मानव सबसे महत्वपूर्ण कारक के तौर पर उपस्थित होता है। नेक्स्ट लिखिए सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट, सांस्कृतिक पर्यावरण लिखिए। लिखिए मानव की सभी गतिविधियां, मानव की सभी गतिविधियों से उत्पन्न, मानव की सभी गतिविधियों से उत्पन्न, मानव की सभी गतिविधियों से उत्पन्न, मानव की सभी गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण का वह रूप, पर्यावरण का वह रूप, पर्यावरण का वह रूप जो एक व्यवस्थित जीवन पद्धति का निर्माण करता है, जो एक व्यवस्थित जीवन पद्धति का निर्माण करता है, जो एक व्यवस्थित जीवन पद्धति का निर्माण करता है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है, सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। आसान भाषा में कहूँ कि एक कल्चर डेवलप करता है, मानव अपने जीवन जीने के लिए कल्चर डेवलप करता है ना। जैसे कि शुरुआत जब मानव का प्रारंभ हुआ तो मानव प्राकृतिक अवस्था में रहता था। प्राकृतिक अवस्था में, जैसे प्राकृतिक अवस्था का आपका आशय क्या है? अभी जो अवस्था है प्राकृतिक अवस्था नहीं है, हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं पैदा किया था, प्रकृति ने मुझे कपड़े पहनाकर नहीं पैदा किया था, है ना। तो यानी ये प्राकृतिक अवस्था नहीं, कृत्रिम अवस्था है, ये कृत्रिम अवस्था है। जो सभ्यता की अवस्था है ये मनुष्य ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया। प्रकृति ने मुझे किसी घर के अंदर पैदा नहीं किया, है ना। जैसे कि अभी जीव जंतुओं की अवस्था होती है, जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं, वो प्रकृति के आवास स्थल पे रहते हैं। ये जो मकान मैंने बनवाया, ये मकान कैसी अवस्था है? ये सारा कुछ कृत्रिम अवस्था है, मानव की सभ्यता की प्रक्रिया के तहत ये विकसित हुआ है। प्रकृति प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जंगलों में ही रहता था, प्रकृति के आश्रय में रहता था, प्रकृति के आश्रय में रहता था, जो मिल जाता था भोजन करता था, प्रकृति का ही भोजन करता था। आज जैसा थोड़ा ना था कि आपने घर में मैगी बना लिया, 2 मिनट में मैगी बना खा लिया। तो आज के टाइम पे प्राकृतिक अवस्था नहीं है, हम कृत्रिम अवस्था में, उपभोक्तावादी अवस्था में, भौतिकवादी समाज में जिंदा है। मनुष्य का जीवन अब बदल चुका है, मनुष्य ने सभ्यता का विकास कर लिया है। लेकिन जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था, उससे जो आज सभ्यता की अवस्था की स्थिति है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पहले जैविक और अजैविक 2 ही पर्यावरण थे, लेकिन तीसरा पर्यावरण किसने डेवलप किया? हमने खुद ने। कैसे डेवलप किया? ये जो कल्चरल इन्वायरमेंट डेवलप किया, यही है सांस्कृतिक पर्यावरण।
समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, समझ रहे हो ना? कोई बात तो इसमें बड़ी तो है नहीं, है ना? जैसे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप किया मनुष्य ने, एक पॉलिटिकल सिस्टम। आज आपको रूल करने के लिए एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, एक तरीके हैं, कानून के आधार पर शासन चलता है किसी भी देश का, सीमाओं में बांध दिया गया, एक प्रक्रियाएं निर्धारित कर दी गई, जीवन जीने के लिए जो है एक पद्धति बना दी गई, एक मानक बना दिए गए। तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें कितनी हैं? ये सारी चीजें वाली आपकी, ये सब मिल करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो सामाजिक गतिविधियां हैं, सभी मिल करके एक शिक्षा, है ना? प्रकृति की शिक्षा अलग होती है, ये शिक्षा अलग है ना? स्वास्थ्य, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। तो आगे इसमें लिख लीजिए, इसके अंतर्गत मानव के आचार विचार, इसके अंतर्गत मानव के आचार विचार, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक व्यवस्था, मानव निर्मित आवास एवं सभ्यता, इसके प्रमुख पक्ष हैं। पेन तेजी से चलाइएगा, मैं दोबारा बाद में फिर मिलेगा नहीं। बगल में भी कोई नहीं बैठा कि झांक के देखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, छूट गया तो छूट गया, है ना? अभी आप में से कुछ लोगों का छूट जाता होगा, तो छूटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या करोगे जब कभी तेज लिखने का हाथ चलाए ही नहीं तो होगा तो कुछ नहीं आपसे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिए। आगे आपका है नेक्स्ट, इसी में अपने जीवन को सुविधा संपन्न बनाने के लिए मानव ने प्राकृतिक संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है। इससे मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। आवास की समस्या बढ़ रही है। वर्तमान में सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। नगरों में प्रदूषण का संकट गहरा रहा है। आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के ही दुष्परिणाम हैं। तो ये तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है जैविक, ये प्रकृति ने ही डेवलप किया। अजैविक, ये भी प्रकृति ने ही डेवलप किया। लेकिन सांस्कृतिक पर्यावरण जो तीसरा तरीके का बना है वो हमने बनाया, हमारी देन है, हम इसके क्रिएटर हैं। ठीक है, तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी कह सकते हैं हम सांस्कृतिक पर्यावरण को। ये बात करते हैं ना कि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, तो यही छेड़छाड़ की बात जो है आपकी हो रही थी। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मानव पर्यावरण संबंध, मैन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप, मानव पर्यावरण संबंध। अगला क्या है? अगला सीन है आपका मानव पर्यावरण संबंध। तो आप जितनी भी गतिविधियां संपन्न करते हैं पर्यावरण में ही करते हैं। मानव की जितनी भी अंतः क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण में ही संपन्न होती हैं। मानव इन अंतः क्रियाओं से, मानव की जो अंतः क्रिया है, ये सारी अंतः क्रियाएं पर्यावरण में संपन्न होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है, और पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है। यदि पर्यावरण मानव के प्रभावित करने से किसी भी प्रकार से परिवर्तित होता है तो उसका दुष्परिणाम वापस लौट करके मानव को ही मिलता है। समझ रहे हैं ना? तो पर्यावरण और मानव का आपस में एक बहुत बड़ा गठजोड़ है, घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में। तो इसको लिखेंगे, मैं इसमें टॉपिक पूरा लिखवाऊंगा। लिखिए, मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। लिखते जाइए, हाथों को थोड़ा गति बढ़ाइए। मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है।
मानव और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है। जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए, जीवन को सुख समृद्धिपूर्ण बनाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं करता है। मनुष्य अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं करता है। मनुष्य अनेक प्रकार की अभिक्रियाएं करता है जो प्रकृति के प्रांगण में पूर्ण होती हैं, जो प्रकृति के प्रांगण में पूर्ण होती हैं, जो प्रकृति के प्रांगण में पूर्ण होती हैं। प्रकृति पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है। प्रकृति पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है। प्रकृति, पर्यावरण के तत्व मैं लिखवा चुका हूँ, जैविक अजैविक पढ़ चुके हैं ना। प्रकृति पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है। अब ये सारे शब्दों का प्रयोग आएगा तो कंपोनेंट्स क्या हैं, अवयव क्या हैं, तत्व क्या हैं, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। प्रकृति पर्यावरणीय तत्वों से बनी होती है, अतः मानव को पर्यावरण के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है तथा यह भी जानना आवश्यक है कि तथा यह भी जानना आवश्यक है कि तथा यह भी जानना आवश्यक है कि पर्यावरण का मनुष्य के साथ क्या संबंध है। पर्यावरण का मनुष्य के साथ क्या संबंध है। पर्यावरण का मनुष्य के साथ क्या संबंध है तथा उसकी सुरक्षा क्यों आवश्यक है। तथा उसकी सुरक्षा क्यों आवश्यक है। पर्यावरण उन सभी जीवित निर्जीव अवयवों का द्योतक है। पर्यावरण उन सभी जीवित निर्जीव अवयवों का द्योतक है। पर्यावरण उन सभी जीवित निर्जीव अवयवों का द्योतक है जो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में पर्यावरण उन सभी जीवित निर्जीव अवयवों का द्योतक है जो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में विद्यमान रहकर, जो वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल में विद्यमान रहकर जीवों के विकास में, वृद्धि में सहायक होते हैं। जीवों के विकास में एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। जीव विज्ञान का वह हिस्सा, जीव विज्ञान का वह हिस्सा, जीव विज्ञान का वह हिस्सा, जीव विज्ञान का वह हिस्सा जो जीव तथा पर्यावरण के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है, जो जीव और पर्यावरण के मध्य संबंधों को परिभाषित करता है तथा यह बताने का प्रयास करता है, तथा यह बताने का प्रयास करता है कि करोड़ों वर्षों में, यह बताने का प्रयास करता है कि करोड़ों वर्षों में पर्यावरण के अवयवों, पर्यावरण के अवयवों, अवयव जानते हैं आप, पर्यावरण के अवयवों, यह बताने का प्रयास करता है कि पर्यावरण के अवयवों तथा पर्यावरण के अवयवों तथा पर्यावरण के अवयवों तथा पर्यावरण के तत्वों, पर्यावरण के तत्वों के आपसी संतुलन, पर्यावरण के अवयवों तथा पर्यावरण के तत्वों के आपसी संतुलन के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है, के परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है। तो बायोलॉजी में हम यही पढ़ते हैं ना कि जीवों का उद्विकास कैसे हुआ, कैसे अचानक इस पूरी पृथ्वी पे जीवन संभव हो गई। तो यही चीज़ वहाँ पर हमें सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है ज्योग्राफी में, और यहाँ पर यही विषय वस्तु मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, है ना। करोड़ों वर्ष पहले पर्यावरण के अवयवों और तत्वों के आपसी संतुलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। जिन ग्रहों में संतुलन नहीं था वहां पर जीवों का विकास नहीं हुआ। जिन ग्रहों में संतुलन नहीं था वहां पर जीवन का विकास नहीं हुआ।
जिन ग्रहों में संतुलन नहीं था वहां पर जीवन का विकास नहीं हुआ। अतः यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है, अतः यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है। पहली क्लास में मैंने गॉडीलॉक्स जोन के बारे में आपको बताया था, है ना। अतः यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि प्रकृति में विभिन्न अवयव एवं तत्वों के मध्यम, अतः यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है कि प्रकृति में विभिन्न अवयवों एवं तत्वों के मध्य संतुलन बने रहने पर ही जीवों का अस्तित्व निर्भर है। प्रकृति में विभिन्न अवयवों और तत्वों के मध्य संतुलन बने रहने पर ही जीवों का अस्तित्व निर्भर है। मानव अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रियाकलापों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर है। अपनी दिनचर्या में प्रातः उठने से रात्रि तक, थोड़ा सा मानव के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। मानव अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक क्रियाकलापों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर ही निर्भर है। अपनी दिनचर्या में प्रातः उठने से रात्रि तक वह भोजन करता है, वस्त्र पहनता है, पेय पीता है, पेय मतलब जल पीता है। अपनी दिनचर्या में प्रातः उठने से रात्रि तक वह भोजन करता है, वस्त्र पहनता है, पेय पीता है। वह सभी पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, भोजन पर्यावरण से प्राप्त होता है, वस्त्र पर्यावरण से प्राप्त होता है, जल पर्यावरण से प्राप्त होता है और विभिन्न जो गतिविधियां आप करते हैं सब पर्यावरण से प्राप्त है। तो पर्यावरण से मनुष्य का संबंध कैसा है? बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है। वो सब पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए भी एनर्जी, ऊर्जा, सोर्स ऑफ एनर्जी भी पर्यावरण से मिलती है। कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए भी मानव पर्यावरण पर ही निर्भर है। मानव पर्यावरण पर ही निर्भर है। मानव को पर्यावरण से ऊर्जा सौर ऊर्जा तथा जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त होती है। मानव को पर्यावरण से ऊर्जा सौर ऊर्जा तथा जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त होती है। मानव को पर्यावरण से ऊर्जा सौर ऊर्जा एवं जीवाश्म ऊर्जा से प्राप्त होती है। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं जिनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं जिनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। जिनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। जिनका प्रभाव जीवों पर पड़ता है। यदि प्रकृति में परिवर्तन प्राकृतिक गति से होते हैं तो यदि प्रकृति में परिवर्तन प्राकृतिक गति से होते हैं तो जीव और उनकी प्रजातियां परिस्थितियों के अनुरूप गुण विकसित करके, अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखवाने जा रहा हूं, अब समझिए इस बात को, पहले समझ लो थोड़ा सा। यदि प्रकृति में परिवर्तन प्रकृति के कारण होते हैं, ठीक है, प्रकृति में कोई चेंज आ रहा है, प्रकृति में कोई परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन होना तो लाजमी है। पर्यावरण या प्रकृति या पर्यावरण ये सब एक ही है, एक सिक्के के ही पहलू हैं ये। प्रकृति और पर्यावरण में यदि कोई परिवर्तन आता है
और उस परिवर्तन का कारक कौन होता है? उस परिवर्तन का कारण भी प्रकृति ही होती है। तो मनुष्य आसानी से प्रकृति के परिवर्तन की गति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है और ढालने के परिणाम स्वरूप सभी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। यानी प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन प्रकृति के कारण ही होगा तो हम अपने आप को तुरंत उसके प्रति ढाल लेते हैं। लेकिन यदि प्रकृति में परिवर्तन मानव के कारण होगा, मानव इसका कारक होगा, तो ऐसी स्थिति में जो मानव के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करने की गति होती है उसके अनुरूप ढालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और समाधान भी नहीं निकलता है। इसी विषय वस्तु को आप लिखेंगे। पर्यावरण में प्रकृति का परिवर्तन करना और मानव का परिवर्तन करना दोनों अलग अलग बिंदु हैं। तभी आप देखें ना, एक बार ओजोन क्षरण की समस्या आई, आज दशकों लग गए ओजोन की समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो एक मानव के द्वारा कृत्रिम गैसों के दोहन के परिणाम स्वरूप उपजी समस्या है। तो प्रकृति और मानव दोनों के द्वारा जब परिवर्तन किए जाते हैं तो विभिन्न पहलुओं का जन्म होता है। वही चीज लिखवा रहा हूं, लिख लो इस बात को, लिखो। कहां पर थे? यदि प्रकृति में परिवर्तन प्राकृतिक गति से होते हैं तो, यदि प्रकृति में परिवर्तन प्राकृतिक गति से होते हैं तो जीव और उनकी प्रजातियां परिस्थितियों के अनुरूप गुण विकसित करके संतुलन स्थापित करने में सफल हो जाती हैं। गुण विकसित करके संतुलन स्थापित करने में सफल हो जाती हैं, किंतु यदि परिवर्तन मानव निर्मित कारणों से होता है तो उसकी गति अस्वाभाविक हो जाती है। और जीवों में उसी गति से नए गुणों का विकास करना असंभव हो जाता है। नए गुणों का विकास करना असंभव। अभी देख रहे हैं ना, कितनी भी प्रजातियां लुप्त होती जा रही। कारण कौन है? मानव के द्वारा जो प्रकृति में परिवर्तन कर दिए गए, इसके कारण से विभिन्न प्रजातियां क्या हो रही हैं? समझ रहे हैं ना बात को? तो प्रजातियों में भी असंतुलन, मानव ही इसका सबसे बड़ा कारक है। तो यही बात लिखवा रहा हूं मैं, इसको लिख लो, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कंप्लीट कर लीजिए इसको। हाँ, कहाँ पर है? नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। किंतु यदि परिवर्तन मानव निर्मित कारणों से होता है तो उसकी गति अस्वाभाविक हो जाती है और जीवों में उसी गति से नए गुणों का विकास करना कठिन हो जाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? ऐसा तो नहीं ना कि समझ में ना आ रही हो, कोई ऐसा तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। हर एक बिंदु और आप हर एक बिंदु में आपको चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। अभी तो आधारभूत समझिए, अभी आधारभूत हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पर्यावरण को आपको बहुत बेसिक से समझ में आए, छोटी छोटी बातों को भी मैं आपको समझाऊँ और बाद में फिर एडवांस लेवल पे ले चलूँ आपको, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए। इस परिस्थिति में प्रकृति अपना संतुलन रखने में असमर्थ हो जाती है। केदारनाथ आपदा देखी थी ना आपने, क्या हुआ? एक आपदा के कारण से फिर भूस्खलन और कितनी बड़ी संख्या में मानव की समाप्ति हुई। विभिन्न बाढ़ आपदाएं आती रहती हैं। तो प्रकृति को जब आप असंतुलित कर देते हैं तो ऐसी आपदाएं देखने को मिलती है जिसमें व्यापक जनहानि होती है और फिर प्रकृति खुद नहीं संभाल पाती अपने आप को। इस परिस्थिति में प्रकृति अपना संतुलन रखने में असमर्थ हो जाती है। मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उसका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए हमें अन्न, वस्त्र, मकान, चारे और ईंधन
अन्य वस्त्र, मकान, चारे और ईंधन की अधिक मात्रा में व्यवस्था करना। हमें अन्य वस्त्र, मकान, चारे और ईंधन की अधिक मात्रा में व्यवस्था करना तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना पड़ रहा है और औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना पड़ रहा है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना पड़ रहा है। तो दूसरी ओर राष्ट्रों के मध्य अपनी अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने की होड़ में वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है? तो दूसरी ओर राष्ट्रों के मध्य अपनी अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने की होड़ में परमाणु अस्त्रों का अनियंत्रित विकास हो रहा है। परमाणु अस्त्रों का अनियंत्रित विकास हो रहा है। परमाणु अस्त्रों का अनियंत्रित विकास हो रहा है। इसके समय समय पर परीक्षणों से संतुलन बिगड़ रहा है। इसके समय समय पर परीक्षणों से संतुलन बिगड़ रहा है। संतुलन बिगड़ रहा है। मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ प्राणी है। मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ प्राणी है। मानव अन्य जीवों से श्रेष्ठ प्राणी है। मानव की शारीरिक रचना तथा बौद्धिक क्षमता, मानव की शारीरिक रचना तथा बौद्धिक क्षमता, मानव की शारीरिक रचना तथा बौद्धिक क्षमता अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित है। अन्य जीवों की तुलना में अधिक विकसित है। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राकृतिक वातावरण का चुनाव करता है। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राकृतिक वातावरण का चुनाव करता है। पर्यावरण का उपभोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर्यावरण का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पर्यावरण का उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी उपयोग के आधार पर कृषि उद्योग, परिवहन, खनन, पशुपालन आदि क्रियाकलाप विकसित हुए हैं। इसी उपयोग के आधार पर कृषि उद्योग, परिवहन, खनन, पशुपालन आदि क्रियाकलाप विकसित हुए हैं। यदि उसे इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वह वातावरण में रूपांतरण भी करता है। यदि उसे इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो वह वातावरण में रूपांतरण भी करता है। प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य तथा संघर्ष दोनों ही होता है। प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य तथा संघर्ष दोनों ही होते हैं। प्रकृति के साथ उसका सामंजस्य तथा संघर्ष दोनों ही होते हैं। पर्यावरण में विभिन्न भाग मानव व्यवहार से प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न भाग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न भाग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये दशाएं ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, ऑक्सीजन, ये दशाएं ताप, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय दशाएं आदि हैं। वायुमंडलीय दशाएं आदि हैं। अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के कमी के कारण मनुष्य को कठिनाई होती है।
अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण मनुष्य को कठिनाई होती है। अत्यधिक गर्मी, सर्दी तथा नमी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अत्यधिक गर्मी, आप देख रहे हो ना, अब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, ज़्यादा गर्मी हमारे लिए हानिकारक है। शरीर का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री है ना, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री है। मनुष्य का शरीर 24 डिग्री तापमान पर सुख का अनुभव हम महसूस करते हैं। तभी देखते हैं ना, एयर कंडीशनर होता है, एसी होता है, 24 से 26 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा वातावरण, शारीरिक वातावरण सही होता है। इससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर, जैसे आप देखते हैं ना 40, कहाँ तक कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, 40 से ऊपर पार कर जाता है, 45, 50 तक टेम्परेचर जाता है। राजस्थान में तो 50 तक टेम्परेचर चला जाता है, और यदि गिरता है तो फिर माइनस में टेम्परेचर आता है। इससे भी हमारे शरीर के वातावरण में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, पर्यावरण से मनुष्य प्रभावित कैसे होता है, मैं यही तो दिखा रहा हूँ, यही तो संबंध पढ़ा रहा हूँ। लिखिए आगे, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी तथा नमी अभी देखेंगे ना, अभी मानसून आ गया, मानसून अभी भारत में प्रवेश कर चुका। धीरे धीरे मानसून की पूरी शाखाएं, चाहे वो अरब सागर की शाखा हो, चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा हो, पूरे भारत में फैल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हर जगह वर्षा होगी। वर्षा के बाद क्या होगा, जब मानसून लौटता है, वापस लौटता है, यदि मानसून का मतलब यही है ना, समय और समय के अनुसार क्या है, पवनों का परिवर्तन, पवनों की दिशा में परिवर्तन। एक जब सूर्य उत्तरायण होता है तब पवनों में परिवर्तन हो जाता है हिंद महासागर में, और जब दक्षिणायन होता है तो पवनों में दूसरा परिवर्तन हो जाता है। तो मानसून जो पवनें होती हैं, ये पवनें जब भारत में बारिश करवाती हैं, और सितंबर के महीने में जब ये वापस लौटने लगता है मानसून, तो अक्टूबर के महीने में बड़े स्तर की उमस होती है। वायुमंडल नमी से भरा होता है, हर जगह पानी ही पानी होता है, वायुमंडल में वायु राशि आर्द्रता युक्त होती है। तभी आप देखते हैं कि आर्द्रता जब होती है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप कूलर लगाते हैं ना, कूलर में भी यही पूरा का कूलर का भी जो सिस्टम देखेंगे तो शीतलन का यही है कि आप उसमें पानी रिस्टोर कर देते हैं, और वही पानी आपके फैन के माध्यम से आपके कमरे पे आता है। ठीक है, लेकिन कोई वेंटिलेशन ना हो, उसके दो तरीके, एक होना चाहिए। यदि आपके रूम पे 2 दरवाजे नहीं हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके यहाँ पे कूलर नमी फेंकेगा, रूम पे नमी हो जाती है चारों तरफ, क्योंकि पानी आता है कूलर से, तो यहाँ पे जो वायु होती है जो हमारे कमरे की, ये नमी युक्त हो जाती है। तभी कभी कूलर में आप देखेंगे तो उसमें उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उमस से गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जो पूरा का पूरा शीतलन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए यदि 2 दरवाजे हों, एक दरवाजे से ठंडी हवा है, दूसरे दरवाजे से गर्म हवा बाहर निकलती जाए, तो शीतलन की प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी होगी। यदि कूलर को आप बंद कमरे के अंदर रख लेंगे तो आपके कमरे के एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से वो आर्द्रता युक्त कर देगा, और आर्द्रता युक्त जो हवा होती है वो आपको इसी में अक्टूबर के महीने में पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, पूरा का पूरा पर्यावरण नमी युक्त हो जाता है। और नमी के परिणाम स्वरूप क्या करता है, वो पूरे के पूरे वातावरण में अक्टूबर में उमस बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपापन बहुत होता है। क्यों? क्योंकि हम पानी पीते हैं, पानी पीने के कारण हमारे रोम छिद्रों से बड़े स्तर पे पानी निकलना चालू होता है। ठीक है, रोम छिद्रों से पानी निकलता है, और फिर ये पानी हमारा वापस नहीं जा पाता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये पानी क्योंकि वायुमंडल में पहले ही नमी है, तो आपके शरीर में एक चिपचिपापन लगेगा, इसकी गर्मी महसूस करेंगे। इसीलिए बोलते हैं अक्टूबर की ऊष्मा। अक्टूबर में वायुमंडल के नमी के परिणाम स्वरूप भी बड़े स्तर पर ऊष्मा उपस्थित होती है, गर्मी होती है, उमस होती है। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आपको आगे बढ़ाता हूँ मैं। पर्यावरण में विभिन्न भाग मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये दशाएं ताप, प्रकाश, हाँ ये सारी चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ शायद, है ना। हाँ, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी तथा नमी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। लिख लीजिए इसको, नमी, ज़्यादा नमी हो गई तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस समय देखते हैं संक्रमण उच्च स्तर पे होता है, बुखार जुकाम आम विषय हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिख लीजिए, इन दशाओं का वनस्पति तथा कृषि पर भी दुष्परिणाम पड़ता है। इन दशाओं का वनस्पति तथा कृषि का पर भी दुष्परिणाम पड़ता है, जिससे मानव जीवन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जिससे मानव जीवन भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। जल तथा मृदा के गुण भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जल तथा मृदा के गुण भी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण
भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य की जातीय विशेषताएं, भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाएं भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग होती है। आप भारत की बात देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो विषुवत रेखा के नज़दीक आपका तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल ये वाले राज्य हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट अलग है। ऊपर जैसे जैसे उठते जाएंगे, जैसे जैसे अक्षांशीय विस्तार होता जाएगा, अक्षांशीय ऊंचाई पर जाएंगे तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर का वातावरण, मैदानी हिस्से का वातावरण और साउथ दक्षिण भारत का वातावरण तीनों अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य की जातीय विशेषता प्रभावित होती है। मनुष्य की जातीय विशेषता प्रभावित होती है। तभी आप देखते हैं ना, उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें, हमारा रंग रूप है ना, भारत में देखते हैं, भारत में हमारे यहाँ पे जो प्रजाति है कलर के हिसाब से देखें तो गेहुआ कलर पाया जाता है। आप देखेंगे कहीं पे गोरे हैं, कहीं पे काले हैं, कहीं पर छोटे हैं, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों पे जाएंगे तो वहाँ पर नस्ल छोटी होती है, पैर छोटे होते हैं, क्योंकि किस तरीके से पहाड़ों में चलना, उसी हिसाब से एडॉप्टेशन है पूरा का पूरा। ये आपका जो लैमार्कवाद है या डार्विनवाद है, इन दोनों सिद्धांतों से जुड़ करके हमारी प्रकृति ने हमें रचा है, बसा है। हमारा डीएनए भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है, लेकिन जलवायु विशेषताएं भी प्रभाव डालती हैं हमारी मानवीय संरचना में। ठीक है, आप देखेंगे पंजाब वगैरह में देखेंगे जो पंजाबी होते हैं, उनका शरीर, उनका शारीरिक ढांचा है ना, वो क्योंकि वहाँ की प्रकृति, वहाँ की जलवायु, वहाँ का भोजन, वहाँ का पूरा जीवन स्तर अपने आप में बहुत ही अलग थलग होता है, इसलिए इसका प्रभाव जरूर पड़ता है। तो यही चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं के कारण विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य की जातीय विशेषताएं प्रभावित होती हैं। इन दशाओं का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक विचारधाराओं, इन दशाओं का प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधाराओं तथा व्यवहार पर पड़ता है। व्यवहार पर पड़ता है। पर्यावरणीय प्रकोप जैसे भूकंप, पर्यावरणीय प्रकोप जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, तूफान आदि मनुष्य के पर्यावरण बोध को निर्धारित करते हैं। आदि मनुष्य के पर्यावरण बोध को निर्धारित करते हैं। मनुष्य के पर्यावरण बोध को निर्धारित करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, गुणवत्ता की मात्रा, गुणवत्ता तथा मात्रा मानव के आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। मानव की आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। तो ये बात हो गई मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है। ये विषय वस्तु भी हमने डिस्कस कर ली, चर्चा कर लिया कि मानव किस तरीके से पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण कैसे मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक आपका है, ये डाल लीजिए, पारिस्थितिकी संगठन स्तर। पारिस्थितिकी संगठन स्तर, ये मैंने पहली क्लास में, आधारभूत क्लास में पहले इसको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आज इसको लेकर के कुछ बिंदुवार लिखवाऊंगा भी, तो उसको भी लिखते भी जाना। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था, शायद वो डायग्राम आपने देखा हो। एक डायग्राम मैंने बनवाया था कि सबसे पहला जो स्तर है, सबसे पहला स्तर आपका है वो है व्यक्ति का। हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं, हम क्या हैं, या कोई प्राणी है, व्यक्ति है या प्राणी है ना, कोई भी प्राणी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, जो भी इस ब्रह्मांड, इस पूरे के पूरे पृथ्वी में है, ये जो इस पूरे इन्वायरमेंट में है। तो सबसे पहले एक व्यक्तिगत जीव होता है, एक व्यक्तिगत जीव होता है, व्यक्तिगत प्राणी होता है, और ये एक इंडिविजुअल होता है, इसकी संख्या एक अपने आप में मान सकते हैं आप। इसके बाद इन्हीं की संख्या, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इन्हीं की संख्या, इन्हीं जैसे कोई भी प्राणी, एकांकी सजीव की संख्या, कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। दूसरा स्तर होता है जनसंख्या का। ठीक है, तो
इस प्राणी की भी संख्या अलग होगी। मान लीजिए कई प्रकार के प्राणी हैं, सबका एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व महत्व है, उनके सबके एकांकी जनसंख्या। अब सबकी जनसंख्याओं को मिलाकर के समुदाय का निर्माण होता है, सबकी जनसंख्या को मिलाकर समुदाय का निर्माण होता है, समुदाय का। ठीक है, इसकी भी जनसंख्या, इसकी भी जनसंख्या, तो यहाँ पर कई जनसंख्याएं मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करती हैं, और कई समुदाय मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के बायोम का निर्माण करते हैं, बायोम का। अब एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए, पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, पारिस्थितिकी में संगठन स्तर, संगठन स्तर। ठीक है, तो अब एक एक संगठन स्तर को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला डालिए, पहला लिखिए व्यक्तिगत जीव और प्रजातियां। पहला डाल लीजिए व्यक्तिगत जीव एवं प्रजातियां। ये पहला संस्तर यही है ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला डालिए परिस्थिति, लिखिए परिस्थितिकी पदानुक्रम में, परिस्थितिकी पदानुक्रम में पहला स्तर व्यक्तिगत जीव का है, पहला स्तर व्यक्तिगत जीव का है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम में पहला स्तर व्यक्तिगत जीव का है। यह पदानुक्रम यानी पहला पदानुक्रम क्या है, पहला नंबर किसका आता है, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का आता है, जो कि एक अपने आप में खुद की। अब ये क्या है, इस पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र से, पूरे के पूरे बायोम से इसका क्या संबंध है, इसी का अध्ययन किया जाता है। कैसे ये जीव जिंदा है, क्या क्या इसको कारक चाहिए, कैसे अपने आप को जीवन निर्वाह कर रहा है, इन सभी बिंदुओं को कैसे जानते हैं हम लोग, इसी स्तर से जानने का प्रयास करते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। लिखिए पदानुक्रम का यह स्तर इस बात की जांच करता है कि, पदानुक्रम का यह स्तर इस बात की जांच करता है कि एक जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है, एक जीव अपने पर्यावरण के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है, कैसे परस्पर क्रिया करता है। इस स्तर के अध्ययन में विकास के सिद्धांत का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस स्तर के अध्ययन में विकास के सिद्धांत का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इस स्तर के अध्ययन में विकास के सिद्धांत का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अभी जैसे मैं लिखवाऊंगा आपको, आगे भी चर्चा करूंगा। जैसे कि जिराफ है, जिराफ की गर्दन ऊंची क्यों हो गई, क्या कारण है कि जिराफ की गर्दन ऊंची हो गई, है ना। क्यों एक जीव जिसकी गर्दन ऊंची है, क्यों डायनासोर खत्म हो गए, क्यों एक ऐसे जानवर जो कि स्तनधारियों में सबसे प्रमुख स्थान रखते थे कैसे खत्म हो गए, क्या कारण है। तो एक एक व्यक्तिगत जीव की अध्ययन करने का काम ये पूरा का पूरा संस्तर करता है। यही बात यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा था। अध्ययन करने में, इस स्तर में अध्ययन के विकास के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, है ना, का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। अतः व्यक्तिगत जीव स्तर एक वैज्ञानिक को अध्ययन करने का यह विशिष्ट, व्यक्तिगत जीव स्तर एक वैज्ञानिक को अध्ययन का यह विशिष्ट क्षेत्र प्रदान करता है, को यह एक विशिष्ट क्षेत्र प्रदान करता है। वह यह जानने का प्रयास करता है कि जिराफ की गर्दन, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको, वह यह जानने का प्रयास करता है कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है, इतनी लंबी क्यों होती है, क्यों दैत्याकार डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए, क्यों दैत्याकार डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए।
ठीक है। अब जैसे अब ये जानकारी प्राप्त करने के लिए समझना पड़ेगा ना कि भाई जिराफ एक शाकाहारी जीव है जो पत्तियों पर जिंदा रहता है ना, वृक्षों की पत्तियां खाता है। अब पत्तियों को खाने के लिए ऐसा नहीं है कि वृक्षों की पत्तियां खाना है तो उसके लिए उसको अपना है ना आकार, उसकी गर्दन उसी आधार पे उसके भोजन की प्राप्ति के आधार पे धीरे धीरे लंबी होती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर अध्ययन से बहुत सारी चीज़ें कि भोजन स्रोत तक पहुँचने के प्रयासों के कारण से जिराफ की गर्दन क्या हो गई, ऊंची हो गई। ठीक है, तो उसी आधार पे ऐसे ही अंतः संबंधों की बात है, स्व उत्पादन अंतः संबंधों की बात। दूसरा नंबर डालिए जनसंख्या और समुदाय, पॉपुलेशंस एंड कम्युनिटी, जनसंख्या और समुदाय। दूसरा नंबर डालिए जनसंख्या और समुदाय। जनसंख्या क्या है, समुदाय क्या है, एक साथ दोनों में पढ़ेंगे। लिखिए पारिस्थितिकी पदानुक्रम का दूसरा स्तर जनसंख्या है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम का दूसरा स्तर जनसंख्या है। अब जनसंख्या कहते किसे हैं, आज जान लो इस चीज को। जनसंख्या का मतलब क्या है? जनसंख्या एकांकी सजीवों का समूह होता है। जनसंख्या एकांकी सजीवों का समूह होता है। जैसे कि मानव की संख्या टोटल कितनी है भारत में, बकरियों की संख्या टोटल कितनी है, गायों की संख्या भारत में कितनी है, तो एकांकीय सजीवों का समूह जनसंख्या कहलाता है। लिख लीजिए इसको, एकांकीय सजीवों का समूह जनसंख्या कहलाता है। किसी एक समुदाय और उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में परस्पर संबंध को प्रदर्शित करता है। किसी एक समुदाय और उसके विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करता है। जनसंख्या पारिस्थितिकी जनसंख्या के अलग अलग सदस्यों के बीच, जनसंख्या पारिस्थितिकी जनसंख्या के अलग अलग सदस्यों के बीच परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है। परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है। परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करती है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम का, अब ये हो गया जनसंख्या। अब जनसंख्या में क्या क्या है? जनसंख्या अलग अलग सदस्यों के बीच, मानव का जीवों से क्या संबंध है, जीवों का मानव से क्या संबंध है, कुछ पालतू हैं कुछ जंगली हैं, तो सब एक दूसरे से कैसे जुड़ाव रखते हैं, ये सब जनसंख्या के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यही बात मैंने लिखवाई। अब तीसरा स्तर है समुदाय का, तो लिख लीजिए पारिस्थितिकी पदानुक्रम का तीसरा स्तर समुदाय का अध्ययन है। पारिस्थितिकी पदानुक्रम का तीसरा स्तर, पारिस्थितिकी पदानुक्रम का तीसरा स्तर, पारिस्थितिकी पदानुक्रम का तीसरा स्तर, पारिस्थितिकी पदानुक्रम का तीसरा स्तर समुदायों का अध्ययन है। समुदायों का अध्ययन है। समुदाय स्तर का मुख्य केंद्र, समुदाय स्तर का मुख्य केंद्र, समुदाय स्तर का मुख्य केंद्र एक समुदाय की विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का अध्ययन है। एक समुदाय के बीच, एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का अध्ययन है। एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का अध्ययन है। संबंधों का अध्ययन है। समुदाय स्तर का मुख्य केंद्र, समुदाय स्तर का मुख्य केंद्र एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों का अध्ययन है। प्रजातियों के मध्य परजीवता, यानी कि दूसरे के एक दूसरे के साथ सह संबंध है ना, तो प्रजातियों के मध्य परजीवता कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के कारण सर्वाइव कर रहे हैं। प्रजातियों के मध्य परजीवता है ना, जैसे कि देखते हैं ना शेर मांसाहारी जीव है, विभिन्न जीवों को खा करके अपना जीवन उपस्थित रखता है। मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैं आपको पिरामिड बता के बताऊंगा ना कि पिरामिड में जो प्रथम द्वितीयक और तृतीयक के 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं और फिर स्वपेशी जीव होते हैं। जो पिरामिड का सबसे उच्च स्तर होता है जिसकी संख्या सबसे कम होती है, यदि ये प्रकृति में सर्वाधिक उपस्थित हो, इनकी संख्या सर्वाधिक हो, जैसे मान लीजिए बाघ, भारत में बाघों की बात की जाती है ना,
तो 2500 के आसपास बाघ हैं, ठीक है, इसी आंकड़े पे है। तो अब इनकी संख्या दिखाती है कि नीचे के जो जीव हैं वो किस स्थिति में है। यदि इनकी संख्या बढ़ती है इसका मतलब इनके लिए उपस्थित खाद्य सामग्री उच्च स्तर पर है ना, क्योंकि ये शीर्ष पर बैठे हुए हैं। तो जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, जो सबसे ऊंचे स्तर पर बैठा होता है, उसकी सबसे प्रमुख भूमिका होती है। वो दिखाता है कि कैसा इकोसिस्टम बना हुआ है, कैसे जैसे ही ये सिस्टम इसके जिसका भोजन ये करता है, जिसका शिकार ये करता है, यदि इनकी संख्या में कमी आई तो इसकी संख्या में लाजमी है कि कमी आ जाएगी। यदि कहीं ना कहीं पे इनका, तो यहाँ से इन्वायरमेंट भी पता चलता है, इनका इन्वायरमेंट दूषित हुआ, इनकी संख्या कम हुई और वैसे ही इसका भी इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा। तो एक पूरी की पूरी कड़ी है जिसके माध्यम से हम जानते हैं, वही यहाँ पर बात लिखवा रहा हूँ मैं आपको। समुदाय स्तर में, हाँ, तो यहाँ पर बात ये कर रहे थे प्रजातियों के मध्य परजीविता और प्रतिस्पर्धा। परजीविता और प्रतिस्पर्धा पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे शिकारी और शिकार के मध्य संबंध, शिकारी और शिकार के मध्य संबंध समुदाय स्तर के विश्लेषण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। शिकारी एवं शिकार के मध्य संबंध समुदाय स्तर के विश्लेषण में एक बड़ी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगला चरण है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। ये क्या है लिखिए, पारिस्थितिकी संस्तर का, पारिस्थितिकी संस्तर का अगला उच्च स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला उच्च स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला उच्च स्तर पारिस्थितिकी तंत्र है। कोई भी समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। कोई भी समुदाय पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, लेकिन संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं करता है। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं करता। अब कैसे, एक बार थोड़ा सा समझ लो फिर इसके बाद लिख लेना। देखो ये वाला हिस्सा, ये भी सजीव है, ये भी सजीवों का है ना। व्यक्तिगत पहले चरण में भी सजीव है, दूसरे चरण में भी सजीव है, क्योंकि इन्हीं की संख्या है तो इसमें भी सजीव है। चूंकि इनका ही ग्रुप पूरा मिलकर समुदाय बनाता है तो ये भी सजीव हैं। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में केवल सजीव नहीं है, ये तो है ही, ये तो हिस्सा है ही समुदाय, लेकिन साथ साथ अजैविक तत्व भी इसके अंतर्गत आते हैं। अजैविक तत्व भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अजैविक तत्व मैंने आपको लिखाए हैं, अजैविक तत्व आपको लिखवाए हैं, जैविक और अजैविक। तो आगे यही बात लिखवा रहा हूँ, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं करता क्योंकि इसमें अजैविक घटकों को भी शामिल, क्योंकि इसमें अजैविक तत्वों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें जैविक तत्वों के साथ साथ, ये लिख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अजैविक तत्वों के साथ साथ जैविक तत्वों के साथ साथ अजैविक तत्वों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें जैविक तत्व यानी सजीवों के साथ साथ निर्जीवों को भी शामिल किया जाता है। समुदाय में केवल सजीव होते हैं, अर्थात केवल जैविक तत्व होते हैं, क्योंकि इसमें और पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक प्लस जैविक दोनों होते हैं, क्योंकि इसमें जैविक तत्वों के साथ साथ अजैविक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है। जैविक तत्वों के साथ साथ अजैविक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है तथा दोनों के मध्य अंतःक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या आता है? पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक दोनों तत्वों का अध्ययन करते हैं, दोनों को सम्मिलित करते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए एक झील है, झील के आसपास में किस तरीके के जैविक तत्व पाए जाते हैं। यदि वो झील का विनाश हो जाए तो सभी जैविक तत्व कैसे प्रभावित हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई जंगल है, जंगल में किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम है, यदि वो जंगल का विनाश हो जाए, वहाँ के अजैविक तत्व खत्म हो जाए तो कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, इसका अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत कहते हैं। यदि उस जंगल को खत्म करके हम वहाँ पर किस तरीके से कृत्रिम वातावरण विकसित करते हैं, कंक्रीट के जंगल को डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो किस तरीके
तरीके से वहाँ पर आश्रित लोग, वहाँ पे आश्रित जीव जंतु, कैसे उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इन विभिन्न पक्षों को हम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत समझते हैं। यही बात मैं आपको लिखवा रहा था, तो इसी बात को लिख लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक झील, एक सीमित जंगल क्षेत्र या एक जंगल क्षेत्र, प्रेरीय प्रदेश, प्रेरीय या पर्वतीय प्रदेश आदि को सम्मिलित करके जैविक तथा अजैविक घटकों की सहसंबंधता को देखा जाता है। जैविक तथा अजैविक घटकों की सहसंबंधता को देखा जाता है। अगली हेडिंग डाल लीजिए, बायोम, और इसी से जुड़ जाता है जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर, है ना, जैवमंडल रिजर्व। इसी से जैवमंडल जुड़ जाता है, ठीक है। और जैवमंडल रिजर्व बहुत सारे बनाए गए हैं, तो जैवमंडल रिजर्व की जगह केवल जैवमंडल लिखिए। बायोम एवं जैवमंडल, बायोम एवं जैवमंडल लिखिए। बायोम विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोम विशाल, ये पारिस्थितिकी तंत्र, इससे भी बड़ा पारिस्थितिकी, इन सभी का सामंजस्य, सब कुछ मिलकर के बायोम का निर्माण करता है या जैवमंडल का निर्माण करता है। बायोम विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिस्थितियों, जलवायु भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। सजीव पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जलवायु भी जुड़ जाएगी। अक्षांशों की ऊंचाई, दूरी, अक्षांश और देशांतर, ये जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये कारक भी जुड़ जाएंगे, है ना। अक्षांश और देशांतर भी इसके माध्यम से जुड़ जाएंगे। तो सभी बिंदुओं को लिख लीजिए। लिखिए, बायोम विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जलवायु परिस्थितियों, अक्षांशों व ऊंचाई और गहराई के आधार पर अलग अलग होते हैं। अक्षांशों की ऊंचाई और गहराई के आधार पर अलग अलग होते हैं। वहाँ वनस्पतियों और जीवों के निवास स्थान की समानताएं होती हैं। वहाँ वनस्पतियों और जीवों की निवास स्थान की समानताएं होती हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश, वर्षा वन प्रदेश, ये अलग अलग है ना, वही चीज, ठीक है। अक्षांशों व ऊंचाई और गहराई के आधार पर अलग अलग होते हैं। वहाँ वनस्पतियों और जीवों के निवास स्थान पर समानताएं पाई जाती हैं, जैसे टुंड्रा प्रदेश, बर्फीले क्षेत्र होते हैं ना, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश आदि। पारिस्थितिकी पदानुक्रम का उच्चतम स्तर जीवमंडल का है, जैवमंडल का। जैवमंडल इससे ऊंचा होता है। बायोम के बाद अगला नंबर आता है जैवमंडल का। बायोम के बाद अगला नंबर आता है जैवमंडल का। सबसे उच्च स्तर यही है जहां जीवन पाया जाता है, नहीं पूरी पृथ्वी, है ना, जहां जीवन की उपस्थिति है पृथ्वी में, वो सारे स्तर जैवमंडल के अंतर्गत। तो जैवमंडल के बारे में लिख लीजिए। आगे लिखिए, पारिस्थितिकी पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर जैवमंडल है। पारिस्थितिकी के पदानुक्रम के उच्चतम स्तर पर जैवमंडल है। जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित सभी कारकों को, जैवमंडल संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित सभी कारकों को उनकी अंतःक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी अंतःक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी अंतःक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। स्वाभाविक रूप से जलवायु, भूमि विज्ञान, महासागर और साथ ही मानव प्रदूषण भी जीवमंडल के भाग हैं। साथ ही मानव प्रदूषण भी जीवमंडल के भाग हैं। जीवमंडल के भाग हैं। मानव प्रदूषण भी जीवमंडल के भाग हैं, ठीक है।
अब इसमें मानव प्रदूषण जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये भी जैवमंडल का एक हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग क्या किया, क्योंकि जैवमंडल में पूरी पृथ्वी आच्छादित है जहां पर जीवन संभव है। जीवन के सभी कारक जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल कंपोनेंट, चाहे वो वायुमंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, चाहे जीव जलमंडल हो, तीनों का समुच्चय जो जीवन की उचित परिस्थिति को जन्म देते हैं, इन तीनों के समुच्चय को जैवमंडल कहते हैं। और ये सबसे उच्च स्तर होता है जैवमंडल, सबसे उच्च स्तर। अब जैसे मान लीजिए अमेजन के वर्षा वन है, इनका विनाश हो रहा है, धीरे धीरे इनका विनाश हो रहा है ना, डेवलपमेंट के कारण से। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है, ओजोन क्षरण का मुद्दा है, सब जैवमंडल के हिस्से हैं। पर्यावरण प्रदूषण ये सब जैवमंडल का हिस्सा है। इसी के साथ ये टॉपिक आज का यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा पर्यावरण पारिस्थितिकी संस्तरण। अब आपको कैसा लगा इसकी जानकारी दीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, यहीं से विषय वो समाप्त होती है। कल जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में वो है पर्यावरण जन जागरूकता। इसके बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न आंदोलनों को बताऊंगा, विभिन्न समाजसेवी जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के उसमें लगे हैं, और आप लोगों से एक अपील होगी पर्यावरण को लेकर के, वो भी मैं करूंगा। हमारा एक बहुत बड़ा जो है एक लक्ष्य है, आप सभी आज़ाद फाउंडेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा लक्ष्य है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई जो कि पर्यावरण महोत्सव के नाम से, पूरा वन महोत्सव के नाम से पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया जाता है। इस अवधि में पूरे भारत में 5 लाख वृक्षारोपण करने का भी लक्ष्य हमने बनाया है। तो इसको लेकर मैं एक प्रॉपर अपील भी आपसे करूंगा और इसके बारे में जानकारी भी दूंगा। तो कल मैं आपसे पूरी अपील करूंगा और आप लोग भी वन महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। कैसे बनेंगे उसकी भी पूरी प्रक्रिया, पूरी पद्धति आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए जरूरी है कि आप वॉलंटियर बने आज़ाद फाउंडेशन के, और इसके साथ ही पूरा फिर कार्यक्रम चालू करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप मुझे बताइए कि कैसा लगा सेशन, क्या क्या चीज़ें हुई, आप लोग